स्टार्ट करते हैं, चलो लिखते हैं पहले 11th वाला पॉइंट। 11th वाला पॉइंट आपका लिख देना यहाँ पे, ईसॉप से कनेक्टेड है। ईसॉप के लिए स्टैंडर्ड कौन सा था? मैं बोल देता हूँ 102 था, 102। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और एक्चुअली स्टैंडर्ड का नाम ईसॉप नहीं है, स्टैंडर्ड का नाम शेयर बेस्ड पेमेंट है। और क्यों शेयर बेस्ड पेमेंट है? बिकॉज उसमें खाली एम्प्लॉय को दिया हुआ पैसा नहीं कवर कर रहे जा रहे, वहां पे अगर आप आउटसाइडर पार्टी को भी शेयर देते हो तो वो भी कवर होता है, इसलिए वहां पे नाम शेयर बेस्ड पेमेंट है। हम उसमें से कौन सा पार्ट अभी यहाँ पे दिख रहे हैं? ईसॉप करके। तो ईसॉप का चलो फिर भी फुल फॉर्म एक बार मैं लिख देता हूं, आप भी लिख दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। पॉइंट नंबर बोल दो, अगर गलत है तो आगे पीछे करते। 12th 11th क्या था? ऑनगोइंग केस। 10th था मेजरमेंट। अच्छा ठीक है, तो 12th कर देते। अच्छा पहले कुछ लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं। तो चलो पहले लिखना स्टार्ट करते। इसमें पहले लिख देना रिप्लेस्ड अवार्ड या फिर रिप्लेसमेंट अवार्ड अगर हमें लिखना हो तो। अच्छा इसमें पहले लिख देना प्री कॉम्बिनेशन सर्विस। नहीं नहीं, खाओ खाओ। प्री कॉम्बिनेशन सर्विस, पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस। अच्छा पीसी का फुल फॉर्म क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अवार्ड।
इतना लिख लो फिर उसको समझते कि ये क्या है करके। डन। अब ऐसे लिखा हुआ कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया रहेगा। अब इसको समझते कि क्या लिखा है करके, अपने को ये यूज़ करना है इतना पता है। अब इसका कुछ लॉजिक वगैरह ड्राइव करते हैं और समझते हैं करके। सबसे पहली चीज़, चलो अगर कुछ समझाऊँ तो समझते जाना फटाफट। यहाँ पे है एक ए कंपनी और यहाँ पे है बी कंपनी। ए कौन रहेगा हमारे केस में, यहाँ पे एक्वायरर, ठीक है। और जिसको खरीदा जा रहा है वो कौन रहेगा, आपका एक्वायरी रहेगा करके। अच्छा ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक्वायरी अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को शेयर बेस्ड पेमेंट से पैसा दे? इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। तो मान लो यहाँ पे ये ऐसा ड्यूरेशन है और मान लो वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड याद आता है कुछ क्या होता है? यू हैव टू वर्क फॉर 3 ईयर्स, वेस्टिंग कंडीशन होती है। एक होता है ग्रांट डेट, जिस दिन आपने बोला कि भाई आपको शेयर्स मिलेंगे, और आपने बोला शेयर्स तब मिलेंगे अगर आप 3 साल तक काम करते हो, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। और ये दोनों के बीच में जो पीरियड होता है वो वेस्टिंग पीरियड होता है। इसमें फिर हम कुछ ऐसा लिखते थे कि कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने ऑप्शंस है और उसकी फेयर वैल्यू क्या है करके। मान लो एक एम्प्लॉय है, फिर उसको 10 ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक की फेयर वैल्यू 30 रुपये है। तो मुझे बताओ खर्चा कितना होगा? एक एम्प्लॉय को 10 ऑप्शन दिए गए कि आप 10 शेयर खरीद सकते हो और हर शेयर के पीछे हमारा 30 रुपये का नुकसान है। और ये फेयर वैल्यू कैसे आई थी ये भी मैंने बताया था कि मार्केट वैल्यू और उसके कंपैरिजन में हमारी जो एक्सरसाइज प्राइस है उसका डिफरेंस, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये तो फ्यूचर में होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाल के। तो एक्चुअल में एक जो टोटल ये क्या हो गया कंपनी के लिए एक्सपेंस, 300 रुपए का वो फेयर वैल्यू ऑप्शन है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। ये समझाओ, ये भी क्या इतना समझता है? अच्छा, ये 300 रुपए का खर्चा 3 साल में बुक होना चाहिए कि 3rd ईयर के एंड में बुक होना चाहिए? 3 साल में स्प्रेड, बिकॉज सर्विस भी 3 साल में मिल रही है करके। तो हर ईयर में यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 होना चाहिए। अच्छा 100 होना चाहिए, बराबर है। अच्छा मुझे बताना, जब ये 100 का किया जाएगा तो एंट्री क्या पास की जाएगी? 100 का खर्चा बी लिमिटेड बुक करेगा तब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या फिर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बोलो। टू एसबीपी रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व करके। फिर लास्ट में एकदम जब शेयर्स देंगे तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर कुछ पैसा मिलता रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीपी रिजर्व डेबिट। थोड़ा थोड़ा याद आता है? अच्छा ठीक है। इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशंस वगैरह वैसे प्लान में, बट अब वो नहीं लाते हैं। इवन जब हम ऑप्शन देते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स ही देने का, या तो कैश देने का बेस्ड ऑन शेयर प्राइस, या तो ऑप्शन देने का, वैसा कुछ हम सिंपल रखते हैं यहाँ पे। अब ये वाला है, मुझे बताओ ये दोनों का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा? पीएनएल में। और ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? एसबीपी रिजर्व बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे होगा?
तो इक्विटी, इक्विटी में भी कौन सा, तो आपका अदर इक्विटी। अब बैलेंस शीट की बात करोगे तो बैलेंस शीट में देखो ऐसा होता है, यहाँ पे आते हैं आपके असेट्स, यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटीज, और यहाँ पे इक्विटी में मेन इक्विटी और आपकी अदर इक्विटी। और वो अदर इक्विटी का जो एक स्टेटमेंट बनता है उसको सोकी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आया था उसका वो बनाने का एक आध बार, मतलब एक तरीके से पीएनएल वो अपना ये अकाउंट अपना क्या बोलते हैं सारे रिजर्व्स का वो समरी बताता है, ऐसा है। तो मुझे ये बताना अब ध्यान से, आप एक्वायरर हो, आप अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते वो पीसी में आता है या नहीं आता? जो लाइबिलिटी है नहीं आता। पीसी इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू ओनर्स। सो व्हेन आई से डिबेंचर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी जिसको हम पैसा दे रहे, तो हम बस खाली लाइबिलिटी को खत्म कर रहे देख के, इट इज नॉट पेमेंट मेड टू ओनर्स। थोड़ा ऐसा याद आता है कभी इंटर में भी ऐसा था थोड़ा सा कि पीसी समथिंग विच इज पेड टू ओनर्स, या तो वहां पे लिखा जाता था पीसी समथिंग विच इज पेड टू शेयर होल्डर्स, बट यहां पे पीसी समथिंग विच इज पेड टू ओनर्स। अब बोलोगे सर ओनर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले वहां पे ना इक्विटी वर्ड नहीं था, वहां पे ओल्ड एएस में आता था शेयर होल्डर फंड्स, मतलब यहां पे इक्विटी प्रेफरेंस दिखते थे, कभी भी डिबेंचर नहीं दिखते थे, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व दिखते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि डिबेंचर भी इधर आ सकता है इक्विटी में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा देखा था उसका, तो वैसा। तो यहां पे पीसी मतलब क्या, विच इज पेड टू ओनर्स, और ओनर्स कौन रहेंगे? जो इक्विटी होल्डर्स है, इक्विटी में दिख रहे, जिनका इक्विटी पोर्शन है। थोड़ा थोड़ा समझता है? अच्छा, अब मैं एक बोलता हूं, ये वाला चीज किधर दिखेगा, लाइबिलिटी में या इक्विटी में? इक्विटी, उसमें भी अदर इक्विटी। अच्छा, मतलब अगर, अच्छा पहले ये समझा कि इधर दिखेगा करके, अब थोड़ा सा आगे जाते। अब मैं क्या बता रहा हूं कि मान लो, शायद देखो सब धीरे धीरे कनेक्ट हो जाए, हम ए लिमिटेड है, वी आर एक्वायरिंग होम बी लिमिटेड। व्हेन वी आर एक्वायरिंग बी लिमिटेड, तो मुझे बताओ यहां पे आ गया आपका डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन कहां पे आ गया? 1 साल के बाद। और अब आपने ये शेयर बेस्ड पेमेंट के प्लान को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया मतलब आपने एम्प्लॉइज को बोला इंस्टेड ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स नाउ यू विल गेट ए लिमिटेड शेयर्स आफ्टर मे बी यू कैन से कंप्लीशन ऑफ दिस ईयर 3 years टोटल इन टोटलिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? ईसॉप रिप्लेस्ड। तो पहले ये लाइन, अभी ये लाइन समझ में आता है, यहां पे ये जो लिखा है रिप्लेसमेंट अवार्ड या नहीं, समझ में आता है? अच्छा, अभी मैं एक चीज बोलता हूं, रिप्लेसमेंट अवार्ड में अभी 2 फेयर वैल्यूज रहेंगी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दूसरी चीज जो बोलता हूं, डेट ऑफ एक्विजिशन पे हर एक चीज की क्या ली जाती है? फेयर वैल्यू ली जाती है। जो ओरिजिनल अवार्ड था, ओरिजिनल अवार्ड मतलब व्हेन आई से ओरिजिनल अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड में किसके शेयर्स मिलने वाले थे? बी के। उसकी फेयर वैल्यू मान लो आज है और एक्स अमाउंट, कोई भी हम ऐसा मान सकते हैं। लेटर से ओरिजिनल अवार्ड की आज फेयर वैल्यू है, अगर आज आप देखोगे ना तो टोटल फेयर वैल्यू बनती है, यहाँ पे 300 का खर्चा है मान लो टोटल फेयर वैल्यू का, यहाँ पे टोटल फेयर वैल्यू है 400। इज इट नेसेसरी आफ्टर रिप्लेसमेंट, मतलब जब रिप्लेसमेंट होगा, मतलब किसके शेयर्स मिलेंगे? ए के, तो उसकी फेयर वैल्यू भी सेम रहेगी? नहीं। अभी दूसरे कंपनी के शेयर्स है और वो प्लान को मॉडिफाई भी करवा सकता है। मॉडिफाई इन द सेंस वो बोलेगा कि वहां पे आपको 10 रुपए देना पड़ रहा था मान लो एक शेयर के पीछे, हमारे लिए 8 रुपए देना हमारे कंपनी में, तो इसकी वजह से फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। या तो वो बोल सकता है आपको 3 साल काम करने की जरूरत नहीं, आप 2 ही साल काम करो, मतलब इधर ही मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। या तो वो ना भी हो तो भी कंपनी अलग हो जाती है तो मार्केट प्राइस अलग है तो शेयर वहां पे वैल्यू अलग हो जाएगी ऑप्शन की। एक कंपनी का ऑप्शन है आपके पास शेयर खरीदने का और दूसरे कंपनी का ऑप्शन है, तो दोनों की फेयर वैल्यू अलग अलग रहेगी। मान लो इसकी टोटल कितनी वैल्यू है? ये 500। मुझे बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन पे जब रिप्लेसमेंट हुआ है हमारी ऑब्लिगेशन कितने की बनी है? 500 की। पहले ये चीज क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया। देखो ये 500 का मतलब अगर समझ में आए तो
ये 500 का मतलब यहाँ पे ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड, मतलब जहाँ पे भी ए लिमिटेड के शेयर मिलेंगे एक्वायरर के। अब इस फेयर वैल्यू को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है? दो, एक होता है प्री कॉम्बिनेशन और एक होता है पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे ये बताना। आगे जाके आप शेयर दोगे और आगे जाके अभी सबसे पहले यहां पे ओरिजिनल फेयर वैल्यू कितनी है, ये यहां पे ये समझना 400। इसमें कोई डाउट है पहले? नहीं। ये पीछे में आएगा या नहीं आएगा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो 400 रुपये ये पीछे में आ सकता है। रीजन बिकॉज जो पेमेंट है वो इक्विटी वाला वो किधर दिख रहा है आपका? वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी में दिख रहा है। एंड पीसी इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू ओनर्स। लेकिन 400 पूरा नहीं आएगा बिकॉज 400 तो पूरा 3 साल काम होगा तब की फेयर वैल्यू है वो। अच्छा मैं कुछ और चीज समझाता हूं। फ्यूचर में एम्प्लॉय सर्विस देगा और उस फ्यूचर के लिए आप उसको फ्यूचर में पैसा दोगे, वो पीसी में आना चाहिए क्या? नहीं। फ्यूचर सर्विसेज के लिए फ्यूचर का पैसा वो नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर ये 2 साल एम्प्लॉय काम करने वाला है उसके लिए जो पैसा मिलेगा वो नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूं कि 400 रुपये अभी टोटल है अभी की फेयर वैल्यू जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है, और किसकी? नए वाले प्लान की नहीं, जो ओरिजिनल था उसकी। तो उसमें से एटलीस्ट इतना अगर मैं देखूं, ये फ्रैक्शन में आएगा अभी, ठीक है कितना आएगा? 133.33 33 रखते हैं। क्या 133 का जो आपने बर्डन लिया है एक तरीके से उसके लिए आपको सर्विस मिली है क्या? सर्विस पास्ट में मिली है और उसके लिए भी आपकी ऑब्लिगेशन तो है लेकिन देने की, आगे जाके रिप्लेस कर रहे हो तो ये 133 के लिए आपको सर्विस नहीं मिली, फिर भी आप उस दिन पैसा दे रहे हो और ये उस पोर्शन के लिए पैसा दे रहे हो जो इक्विटी में दिख रहा है। तो दैट इज अ प्री कॉम्बिनेशन। प्री कॉम्बिनेशन मतलब जिसकी सर्विस हमें नहीं मिली और उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं और ये पैसा उसके लिए दे रहे हो जो इक्विटी साइड में दिख रहा है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ पीसी। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हुआ? या तो एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। देखो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड विच इज मे बी 400, शायद मैंने बोला था। वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड और लैप्स्ड 1 ईयर। उसमें से मैंने ये वाला पार्ट नहीं समझाया अभी तक, ये समझाया है ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, बस इतना ही डिवाइड किया, दैट इज 3। बिकॉज मेरे वाले एग्जांपल में ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वाला वेस्टिंग पीरियड क्या है? सेम ही है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं जब रिप्लेसमेंट होगा तो जरूरी नहीं कि कंपनी पहली वाली बोल रही थी कि 5 साल के बाद शेयर मिलेगा, दूसरी कंपनी बोलती है हम टोटल वेस्टिंग पीरियड 4 साल का ही रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी तक वैसा नहीं किया, पहले एक एक केस करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है, ये प्री कॉम्बिनेशन है और ये पार्ट ऑफ क्या रहेगा? पीसी। मैंने आपको जो भी लॉजिक समझाया वो याद रहना है आपको। खाली जब भी क्वेश्चन आएगा तब जो भी ओरिजिनल वाला फेयर वैल्यू है इनटू जितना भी पीरियड खत्म हुआ है डिवाइड बाय टोटल पीरियड, वो प्री का है तो वो पीसी में जाएगा बिकॉज उसके लिए अपने को सर्विस नहीं मिली फिर भी पैसा दे रहे, और वो पार्ट इक्विटी में दिख रहा था उसके लिए पैसा दे रहे, तो वो पीसी का पार्ट हो गया। मतलब ये 400 ये हम नहीं करेंगे, हमें दिया रहेगा। वी कैनॉट, इवन मैंने वहां पे भी बोला था लो फेयर वैल्यू, सपोज ईयर एंड उन्होंने 1 ईयर का बुक किया रहेगा, 400 में से पोर्शन बुक किया रहेगा कंपनी बी ने। हाँ तो बुक किया है ना इधर। और हमने सपोज एक सेकंड ईयर एक्वायर किया कंपनी को, हाँ तो फेयर वैल्यू मिड ऑफ द ईयर की रहेगी और मिड ऑफ द ईयर तक एसबीपी रिजर्व तक वो लेके जाएंगे। उस दिन की बैलेंस शीट तो जिस दिन हम एक्विजिशन करेंगे उस दिन उस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे ना, जिस भी दिन करेंगे, बिकॉज हम असेट्स भी देखेंगे। अगर तो एक्विजिशन 2 महीने बाद कर रहा है ईयर के, मतलब अप्रैल और मई में, तो इवन असेट भी जो रहेगा ना डेप्रिसिएशन 2 महीने का चार्ज करके रहेगा अपने सामने, और तो वो फेयर वैल्यू उसी दिन की रहेगी और तब तक रिजर्व में चले जाएगा वो वाला पार्ट उतने का, और फिर ही सारा करेंगे। इट इज लाइक जब भी एक्विजिशन होगा उसके पहले जैसे ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनती है पहले वो बनाई जाएगी और फिर एक्वायर किया जाएगा। क्लियर है? अब तो मैंने ये बोला, ये समझा 133 ये प्री में जाना चाहिए करके, बिकॉज उसका हमको सर्विस नहीं मिला। अच्छा टोटल हमारे जेब से कितना जाने वाला अगर हम देखने जाएंगे तो 500। उस 500 में से 133 समथिंग विच इज प्री,
वी आर गोइंग टू पे 500 आउट ऑफ इज 133 समथिंग विच इज फ्री. सो जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं हमारे एंड पे हम ऑब्लिगेशन ले रहे हैं बिकॉज हमको फ्यूचर में उनकी सर्विस चाहिए. सो इट इज पोस्ट, तो आगे जाके रिकॉर्ड कराया जाएगा. मतलब मैं ये बोलूंगा अब ये 500 के 2 टुकड़े हो गए, एक प्री और एक पोस्ट में कितना आ गया 367 बराबर. अब ये 367 कैसे जाएगा? अगर मैं 2 साल का ही पीरियड रख रहा हूं तो डिवाइड बाई 2 करके मैं बुक करूंगा अपना एसबीपी रिजर्व, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, ऐसा फिर उनको मैं शेयर दूंगा करके वैसा. अच्छा, तो अब आते हैं, अभी तक शायद आपको, अच्छा एक चीज अभी तक क्लियर है या फिर नहीं? वैसा क्लियर है? मैं ये बोल रहा हूं, अगेन मैंने ये भी बता दिया था कि ये फेयर वैल्यू में और ये फेयर वैल्यू में डिफरेंस क्यों हो सकता है, बिकॉज शेयर अलग अलग है करके, या फिर हमने प्लान को चेंज भी किया हो सकता है वगैरह. अब आते हैं एक और पॉइंट पे जो मैं आपको थोड़ी देरी में या फिर चलो भी समझा देता हूं, ये वाला पार्ट, विच एवर इज हायर क्यू करके. एक बार ये अगर अब ये समझना हो तो देखना जरा, इट इज लाइक बट नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. जरा एक बार समझने का ट्राई करना. अच्छा पहले चलो समझ लेते फिर एक साथ रब करते. मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि नए वाले कंपनी ने है ना क्या किया मालूम है क्या, बोला 1 साल के बाद ही शेयर ले लो. क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है. तो देखो अब मैं क्या लिखते जा रहा हूं, समझते जाना. 500 रुपीज़ ये नया वाला शेयर जो हम देने वाले हैं उसकी टोटल फेयर वैल्यू है, जितना भी ऑप्शंस वगैरह दे रहे हैं मिला के. उस 500 में से मैंने बोला कि जो ओरिजिनल कंपनी ने इशू किया था वो था 400 का, जिसमें से 1/3 खत्म हो गया था साल, तो 133 पॉइंट प्री का जाता है, जिसका हमें कुछ मिला ही नहीं. तो जो बचा हुआ मिला वो 367 इधर आ गया, जो पोस्ट में फ्यूचर में 2 साल में बुक किया जाएगा. अब बात करते हैं नए वाले कंपनी ने ना ओल्ड वेस्टिंग पीरियड वॉज 3 years एंड न्यू वेस्टिंग पीरियड और आई कैन से रिवाइज वेस्टिंग पीरियड इज 2 years. मतलब शेयर वेस्ट कब हो जाएंगे? एक्विजिशन के 1 साल बाद. तो उस केस में देखो अभी क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो 400 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, बिकॉज अभी आप क्या बोलोगे कि 2 साल में ये होने वाला है करके, तो कितना आ जाएगा 200 आएगा ना. एक सेकेंड, ये 200 आएगा और ये भी कितना आएगा, फिर ये 200 आएगा बराबर. मुझे बताओ यहाँ पे पीसी 133 दिख रहा है और यहाँ पे पीसी कितना दिख रहा है 200. अगर मैं वैसा करता तो, लेकिन स्टैंडर्ड में ये बोला गया है भले वो वेस्टिंग पीरियड क्या है 2 साल है, आपको जो भी दोनों का ड्यूरेशन रहेगा उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, विच एवर इज हायर. मतलब यहाँ पे भी लेना क्या चाहिए, यही लेना चाहिए. अब ऐसा क्यों, तो वो एक देखते आपको समझाते हैं, थोड़ा समझना. मुझे बताओ पीसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इधर बढ़ रहा है बराबर. अब एक क्वेश्चन पूछता हूं ध्यान से, पीसी के बढ़ने से गुडविल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. ये भी समझ में आता है, बिकॉज अब ज्यादा पैसा एक्सेस दे रहे हो. 100 रुपए का असेट है INA, 100 रुपया नहीं रखते मान लो, हाँ चलो 100 रुपया रखते हैं, तो उसके हिसाब से इधर गुडविल कितना आएगा 30 मान लो, और कुछ है नहीं, ये एक ही है पीसी, तो 33 आएगा. और कुछ पीसी वो नहीं रहेगा मान लो, 33 आ जाएगा. इधर 100 रुपए का सेट है तो गुडविल कितना आएगा 100 आ जाएगा ना. तो स्टैंडर्ड ने कि एक्सेस गुडविल इसके वजह से रिकॉर्ड ना हो, ये प्रोविजन मतलब ये स्टैंडर्ड इसके वजह से, शेयर बेस्ड पेमेंट की वजह से, इसलिए उन्होंने बोला कि दोनों में से विच एवर इज हायर लेने का. मतलब भले ही आपका 2 साल क्या हो, लेकिन टोटल पीरियड कितना है 3 साल करके, तो 2 या 3 जो भी रहेगा, ओल्ड या न्यू, वो आगे पीछे जो भी रहेगा वो मैटर नहीं करता, हमेशा हम दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज हायर लेंगे, जस्ट टू एलिमिनेट द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सेस गुडविल करके. इट इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो एट द एंड यहां पे इसलिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड या तो रिवाइज विच एवर इज क्या लेंगे, हायर लेंगे. बिकॉज अगर न्यूमरेटर अगर हायर रहेगा तो यहां का आंसर कम रहेगा. अच्छा नहीं तो वो नहीं समझते, वैसा डिफिकल्ट
न्यूमरेटर मतलब सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर अगर हायर रहेगा, डिनोमिनेटर, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कम रहेगा, ये समझता हाँ, और वो कम रहेगा तो पीसी है वो जो आंसर आ रहा है वो, तो पीसी कम रहेगा तो गुडविल भी कम रहेगा। तो गुडविल ज्यादा ना रिकॉर्ड हो इसके लिए वो लाया गया। हाँ तो भी विच एवर इज हायर, तो भी 3 ही लेंगे किस नहीं। पहले तो एक्सपेंस 2 इयर्स के हिसाब से हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये थोड़ी बोला कि हमेशा ये आंसर लेने का, मैंने बोला ये आंसर या फिर ये आंसर, विच एवर इज आंसर लोअर आएगा तेरा एट द एंड, ये लेने का, ये दोनों में से। और वो दोनों में से लोअर आना मतलब डिनोमिनेटर विच एवर इज जहां पे हायर होना। मतलब मान ले पहले 2 साल था, तूने 3 किया तो भी तू 3 लेगा, और पहले 3 था और अभी तूने 2 किया तो भी तू 3 ही लेगा। मतलब तुम कुछ भी करो तुम्हारा वो गुडविल कम से कम ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये काम का नहीं था सारा, इसको डिलीट कर देते हैं। और एक क्वेश्चन करते जरा, और एक क्वेश्चन करना, पूरा ऑप्शन ही कैंसिल कर दिया तो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा ना अगर पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो। ऑप्शन कैंसिल मतलब एम्प्लॉय को, देख सबसे पहली बात ऐसा होगा नहीं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, तू कैंसिल करेगा ऑप्शन तो भी ये वाला तो होगा ही ना, या तो इसके लिए भी पैसा ही नहीं देगा, या क्या बोल रहा है? देख मैं ये बोल रहा हूँ, तूने ऑप्शन कैंसिल किया, 3 में से 1 साल काम किया है, तो वो भी पैसे नहीं देना या उतना देगा? तो नहीं आएगा फिर, पीसी में ही दे ही नहीं रहा तो बात ही नहीं आएगी फिर। तो जब देगा पैसा तभी वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दे नहीं रहा है तो बात ही नहीं आएगी करके। और रिप्लेसमेंट अवार्ड हमेशा जो हम बाद में डिसाइड करते हैं वैल्यू वही रहेगा ना, बिकॉज गुडविल निकालते टाइम हमें चाहिए होता है ऑल फेयर वैल्यूज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। पहले वाला फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं रहेगा, मतलब जो मैंने 30 रुपीज लिखा के 300 लिखाया था, बिकॉज व्हेन वी एक्वायर उस दिन उसकी वैल्यू क्या है वो हमारी ऑब्लिगेशन बनती है। और बाद में हमने एनहांस कर दिया 500। हाँ बिकॉज हमारे शेयर है या फिर हमारा एक्सरसाइज प्राइस, तो हमारी टोटल ऑब्लिगेशन 500 की है, वो तो हमने की, वैसे कितने की थी? खाली 400 का 1/3 की थी। तो गुडविल के लिए 400 सुन 400 था पहले, ये क्लियर है कि 300 से 400 है तो हम लोग को 300 नहीं देखना है। अब ये 400 कितने साल का है? 3, तो उसमें से 1/3 1 साल का तो हमें सर्विस ही नहीं मिला है, और फिर भी हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हमारा पीसी हो गया। पर मैं बोल रहा हूं कि मैं 400 के रुपए में 500 दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं और ज्यादा दे रहा हूं, तो वो मेरे फ्यूचर सर्विसेज के लिए मैं उनको मोटिवेट करने के लिए ज्यादा पैसा दे रहा हूं, तो वो फ्यूचर में बुक किया जाएगा। इट इज एट माई एंड। अगर ये भी 400 होता तो बात ही नहीं आती, सीधा 2 पार्ट हो गए, 1/3 2/3। बट अगर मैं कुछ ज्यादा पैसा दे रहा हूं जो एक्स्ट्रा 100 है, तो वो भी पास्ट सर्विसेज के लिए नहीं, वो फ्यूचर सर्विसेज के लिए मैंने स्वीटन किया प्लान को कि अच्छा किया है कि आप थोड़ा और मोटिवेटेड रहो। गुडविल कैलकुलेशन में नहीं आएगा? नहीं, ये वाला आएगा ही नहीं पूरा गुडविल कैलकुलेशन में। गुडविल में मतलब यही आएगा पीसी वाला पार्ट, ये फ्यूचर में रिकॉर्ड होगा। फ्यूचर में इन द सेंस 367 है ना, उसके 2 पार्ट कर, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। इट इज लाइक अपना जो नया ईसॉप होता है वैसा। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर जरा एक बार पहले करते हैं। अच्छा, अगर अब यहां पे वैसे अगर एंट्री वगैरह अगर तुम पास करते हो, अच्छा एक चीज और मैं खाली वो बता देता हूं, एंट्री अगर पास करोगे तो एंट्री क्या आएगी करके।
मुझे पता ना एंट्री यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो देखो एंट्री में क्या आएगा, नॉर्मली डेट ऑफ एक्विजिशन पे अपने पास असेट आते तो हम बोलेंगे INA अकाउंट डेबिट, या तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू। देखो क्या आएगा, इसके बदले हम लोग क्या क्या देते हैं, मान लो हमने पैसा दिया तो वो क्या आ गया बैंक, और मान लो शेयर दिया तो वो क्या आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या है आपका पीसी का पार्ट जो नॉर्मली आता है। इवन और दो चीजें आती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कंटीजेंट एंड डिफर्ड। उसके अलावा एक चीज और आ जाएगा आपका एसबीपी रिजर्व, और वो कितना आएगा, तो जो आंसर इधर आया रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो पीसी हो गया ना क्रेडिट साइड पे की है एसबीपी रिजर्व। और ये एसबीपी रिजर्व क्यों बुक किया, बिकॉज आने वाले 2 साल बाद फिर वो पूरा अक्यूमुलेट होके पूरा उसके अगेंस्ट शेयर जाएगा। अभी थोड़ी हम लोगों को कुछ देना पड़ा है, इसका अगेंस्ट शेयर देना पड़ेगा, वो भी फ्यूचर में देना पड़ेगा। अच्छा, और उनका जो एसबीपी रिजर्व रहेगा वो टेक ओवर नहीं करने का, वो रिजर्व में आता रहेगा। और हम वैसे भी जब ऐड करते तो शेयर कैपिटल और रिजर्व ऐड करते ही नहीं है। जब हम दूसरी कंपनी का कंसोलिडेशन मारते हैं तो हम असेट और लाइबिलिटी को लेके आते हैं, तो उसका वो तो रिजर्व में है तो वो तो आएगा ही नहीं करके। ये वाला वैल्यू है जो इधर आएगा, वो एसबीपी रिजर्व करके। अच्छा, खाली एक नोट अगर लिखना हो तो ओल्ड एसबीपी रिजर्व दैट इज shown in balance sheet of acquiree shall not be part of INA। इतना याद रखना, वो गलती से भी उसमें मत ऐड कर देना। ये कौन सा है, तो ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से ऊपर से आया वो वाला है। डन। अच्छा, ओके, इसके बाद है ना एक और है नॉन रिप्लेसमेंट, बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते जो इससे कनेक्टेड है करके। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बाद ये है, इसके बाद एक चीज़ और, एक छोटा सा है, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन है जो हम लोग मस्त सॉल्व करेंगे। फिर चाहिए तो देखते हैं क्वेश्चन 11, और आगे जाकर अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। वैसे अभी स्टार्ट हो ही गया ऐसा समझो। और क्वेश्चन 11 विच इज देयर ऑन पेज नंबर 91। अच्छा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है करके। ग्रीन लिमिटेड एक्वायर्ड पोल्यूशन लिमिटेड, अच्छा ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, पहले लिख देते कौन किसको एक्वायर कर रहा है, तो देयर इज ग्रीन विच इज एक्वायरिंग पोल्यूशन, एज ए पार्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड हैड टू रिप्लेस द पोल्यूशन लिमिटेड्स एग्जिस्टिंग इक्विटी सेटल्ड अवार्ड। समझ में आता है ये चीज कि सामने वाले कंपनी के इक्विटी सेटल अवार्ड को हम लोग को सेटल करना है। द ओरिजिनल अवार्ड स्पेसिफाई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ कितना, 5 ईयर्स। मतलब यहां पे ये जो कंपनी था इसका ओरिजिनल अगर हम देखें
वेस्टिंग पीरियड कितना था, 5 years था। आगे पढ़ते हैं। एट द एक्विजिशन डेट पोल्यूशन लिमिटेड एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी रेंडर्ड 2 years ऑफ सर्विस। ये क्या है, वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड और एक्सपायर्ड की 2 साल, मतलब कितना साल और काम करना पड़ेगा, 3। अगर मैं यहाँ पे वो डायग्राम बनाऊं तो अगर 5 साल बनाऊंगा तो 2 साल खत्म होने के बाद डेट ऑफ एक्विजिशन आता है, मतलब 2 साल का एसवीपी रिजर्व दिखता रहेगा। मैं यहाँ पे फिर भी वो उतना नहीं लिखता, सीधा लिखता हूँ वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड और लैप्स्ड 2 years। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज रिक्वायर्ड ग्रीन लिमिटेड रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड्स विद इट्स ओन शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स। तो हम लोग ने क्या किया, उसको रिप्लेस किया है। अंडर द रिप्लेसमेंट अवार्ड द वेस्टिंग पीरियड इज रिड्यूस टू 2 years फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। इसका मतलब समझता है, एक्विजिशन डेट के बाद वेस्टिंग पीरियड 3 साल का बचा था, उन्होंने 2 साल का कर दिया। मतलब एक्चुअल में मैं देखूं तो ये कौन सा पीरियड उन्होंने बोला है, रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड, विच इज, डाउट है तो बोलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद 3 साल बचे तो उन्होंने बोला 2 ही साल काम करना है। और द मार्केट, द वैल्यू मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द अवार्ड एट द एक्विजिशन डेट इज एज फॉलोज। ओरिजिनल वाले का 500 है, रिप्लेसमेंट वाले का 600 है। As a part of acquisition date, all awards are expected to vest. Discuss the accounting implication. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो सबसे पहले, हाँ, पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड विच इज 600। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा आपका प्री कॉम्बिनेशन और एक रहेगा आपका पोस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, जब हम डिवीजन करेंगे ये वाला, तो उसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्री की, प्री कॉम्बिनेशन एंड पोस्ट कॉम्बिनेशन में, तो प्री कॉम्बिनेशन में ऐसा है, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला वो पता है आपको क्या है करके, मैं मुझे बताओ क्या इंटू क्या होगा, 2/5 और 4 विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा, 300। सो बैलेंसिंग कितना बचता है, 300 की 200, अच्छा यहाँ पे रुको, नहीं तो 500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 200, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या रहेगा, ये वाला इट इज पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन अकाउंटेड एज पर, या तो अकाउंटेड लिख देते हैं 102 मतलब शेयर बेस पेमेंट का स्टैंडर्ड है, उसका अकाउंटिंग वैसे होगा। और धीरे धीरे करके फिर पूरा 600 बुक हो जाएगा, तो पूरे टोटल 4 साल के एंड में ये तो इतना बुक हो गया है 200, और ये 400 कैसे जाएगा, तो ये 2 साल में अगर मैं देखूं तो इसका ऐसे जाएगा, अपना 2 ईयर में बुक होगा ये, अगर बताना हो तो ये 2 साल में बुक होगा, जिसमें पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व 200, वापस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व 200, हाँ, और उसके बाद इधर ऑलरेडी आया हुआ ये 200 मालूम है अगर आपको, पीसी वाले में INA 2 पीसी जो है वो तो है ही, प्लस 2 एसबीपी रिजर्व 200, तो टोटल 3rd ईयर के या 4th ईयर के एंड में टोटल 600 बुक हो जाएगा, फेयर वैल्यू जो बुक रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी शेयर गया है वो।
क्लियर? एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, एक होता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। अब ये क्या होता है देखते हैं, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। वैसे आपको क्या लगता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड मतलब अकाउंटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पता नहीं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, हम दूसरे कंपनी में जब कंट्रोल एक्वायर करते हैं तो सामने वाले कंपनी का लिक्विडेट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी है। अब्जॉर्प्शन होता है उसमें लिक्विडेट हो जाती है कि उसको खरीद लिया, उसको बंद कर दिया, उसके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद लिए, तो उस केस में क्या हो गया, वो लिक्विडेट हो गई। अब्जॉर्प्शन करके सुना रहेगा कि कंपनी दूसरे को पूरा टेक ओवर ही कर लिया। या तो दूसरा, हमने टेक ओवर मतलब कैसे किया, उस कंपनी को बंद नहीं किया, खाली उसकी शेयर होल्डिंग खरीद ली, मेजर पावर, तो उसमें वो कंपनी हो भी सकती है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, हम जब किसी कंपनी पे बिजनेस कॉम्बिनेशन करते, कंट्रोल एक्वायर करते, उसके बाद या तो कंपनी लिक्विडेट हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती। अगर उस कंपनी के हमने शेयर खरीदे तो वो लिक्विडेट नहीं होगी, लेकिन उस कंपनी के सारे असेट लायबिलिटीज खरीद लिया, उसको वाइंड अप कर दिया तो वो बंद हो गई है करके। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो देखना, मुझे बताओ ये वाले केस में, अच्छा एक चीज और, चलो एक केस और कवर करता हूं, देखना भी कभी ऐसा हो सकता है क्या, देखना यहां पे एक है ए लिमिटेड, यहां पे एक है बी लिमिटेड। हमने बी लिमिटेड को खरीदा और उसके जो एसबीपी रिजर्व्स थे ना, शेयर बेस्ड पेमेंट, जो एम्प्लॉइज थे उनके कुछ साल बाकी रहेंगे। हमने बोला आपको शेयर मिलेंगे, आपका 2 साल खत्म हुआ है, आपकी 3 साल और खत्म हो जाएंगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ए के नहीं मिलेंगे, बी के मिलेंगे। एज अ ए लिमिटेड आई एक्वायर्ड बी लिमिटेड। आफ्टर एक्वायरिंग बी लिमिटेड, नाउ देर आर एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग विद बी लिमिटेड। इज इट नेसेसरी इफ आई एक्वायर बी लिमिटेड तो इट विल लिक्विडेट? नो, I bought only shares वैसा। और let us assume बी लिमिटेड इज यूएस बेस्ड कंपनी, वहाँ के एम्प्लॉइज भी यूएस के वहाँ पे काम करते हैं करके, मैंने उनका कंट्रोल अभी एक्वायर कर लिया उस कंपनी का। अब उनको अगर मैं शेयर्स मेरे कंपनी के दूं तो शायद उनको ठीक ना लगे, उनको उसी कंपनी के शेयर चाहिए जिस कंपनी में वो पहले से काम कर रहे, और वो जिंदा भी तो अभी तक खत्म तो नहीं हुई, और वो लोग उनके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते तो उनको वहां का ज्यादा बेटर पड़ता है। सो ओवर हियर हमने प्रॉमिस किया है कि शेयर देंगे, ए लिमिटेड ने बोला है, लेकिन इस बार खुद के नहीं, खुद के देंगे मतलब रिप्लेस कर दिया कि उसके प्लेस के जगह पे कुछ दूसरा आएगा, लेकिन हमने बोला आपको आप बी लिमिटेड के जो बोला था वही शेयर मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं कि नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। तो इस केस में हम कुछ दे ही रहे, वैसे भी शेयर्स दे रहे, बस इतना है कि एक के ना देते हुए, मतलब खुद के ना देते हुए जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है उसके दे रहे, मतलब बी के दे रहे। समझ में आता है? बी के शेयर देने से अभी नहीं, लेकिन 5 साल बाद देंगे तो उनके पास शेयर आ जाएंगे, और शेयर आ जाएंगे तो वो लोग बन जाएंगे एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, सारा कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, खाली एक ही चीज चेंज होने वाला है। देखो वो चेंज क्या होगा, यहां पे आप क्या लिखते थे, एसबीपी रिजर्व, और इसके अगेंस्ट आप क्या देते थे, शेयर्स दे देते थे। देखो मैं खुद के कंपनी के शेयर किसी को दूंगा, ये एक बात है, तो मैं खुद के कंपनी के, अभी मैं समझो कि मेरी कंपनी है या तो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड में से 20% शेयर्स बाहर लोगों ने खरीदे हुए और 80% यहाँ के लोगों ने, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे इस कंपनी में 20% एनसीआई है। सुनो, मैं नॉर्मली ये बोलता हूं दूसरे कंपनी के, अच्छा एक चीज सुनना खाली, आपको जो अभी ठीक लगती है या नहीं लगती, ये ए लिमिटेड है बराबर, ए लिमिटेड के पास लेटर से 100 शेयर्स है, 100 में से ना आपके पास 80 शेयर्स है और 20 शेयर्स लोगों के पास है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, एनसीआई, और इस 80 के आपका कंट्रोल है। अब इस ए लिमिटेड को जब प्रेजेंट किया जाएगा तो 80 अलग और 20 अलग, या 100 शेयर्स ही दिखेंगे, 100 ही दिखेंगे। वैसे तो हर कंपनी में बहुत सारे लोग रहेंगे, आपने क्या हर कंपनी में, एनसीआई कब पिक्चर में आता है, जब हम दूसरे कंपनी के साथ बात करते हैं कि अभी दूसरे कंपनी में हमारा कितना कंट्रोल है और कितना हमारा कंट्रोल नहीं है, ये तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। या तो एकदम ज्यादा धीरे धीरे वो क्लियर होगा, या तो पता नहीं कहां पे घूम रहे हो करके। अब किसी भी कंपनी में उसके इंडिविजुअल बैलेंस शीट में कभी भी एनसीआई नहीं देखोगे,
और वो एनसीआई रहता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, बिकॉज एनसीआई तभी आता है जब आप दूसरे कंपनी का असेट ऐड करते हो 100 रुपए का मान लो, लेकिन उसके ऊपर आपकी ओनरशिप 60% ही है, कंट्रोल पूरा है, तो वो 40% ओनरशिप नहीं है, उसके लिए एनसीआई क्रिएट करते हो. इट मीन्स एनसीआई इज क्रिएटेड ओनली व्हेन यू एक्वायर और कंबाइन एनी अदर कंपनीज बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू बी वेरी प्रिसाइज. मतलब एनसीआई कभी भी एसएफएस में दिखेगा या सीएफएस में दिखेगा? सीएफएस कंसोलिडेशन में दिखेगा, भले वो ईयर एंड का हो या तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हो, तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं. अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा हूं, अब हम किसी और कंपनी को खरीद रहे. अच्छा सुनना, सबसे पहले मैंने एक कंपनी के एम्प्लॉयज को बोला कि हम हमारे शेयर देंगे, तो क्या वो एनसीआई हो गया हमारा? नहीं. समझ में आता है? क्योंकि हमारे कंपनी के शेयर अगर हम एसएफएस में देखें तो उसमें एनसीआई कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज सारे हमारे पास होल्डिंग रहेगी ही नहीं. थोड़ी बहुत हमने पब्लिक को इशू किया रहेगा, तो सारा भी पब्लिक को इशू किया हो सकता है, वो डिपेंड करता है. अब मैं ये बोल रहा हूं ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया और बी लिमिटेड के एम्प्लॉइज को बोला कि आपको बी लिमिटेड के ही शेयर मिलेंगे. तो अब मैं मेरे शेयर देता हूं तो मैं 2 लिखता हूं एसबीपी रिजर्व करके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व है, तो पहले दिन का है तो INA टू PC टू एसबीपी रिजर्व. लेकिन अब यहां पे शेयर मेरे नाम मिलते हुए सामने वाले जिसमें मेरी होल्डिंग है उसके मिलने वाले हैं, और उन एम्प्लॉयज को शेयर बनेंगे तो उस कंपनी में एनसीआई बन जाएंगे मेरे लिए. क्या? हाँ, वो ऐसे आ कर रहा है. तू कुछ और कर रहा था तू मेरे हिसाब से. समझा तुमको? तो यहां पे 2 एसबीपी रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज फ्यूचर में जाके उनको शेयर मिलने वाले, तो फ्यूचर में एनसीआई बनने वाले हैं, तो आज ही इनको 2 एनसीआई लिखा जाएगा और फिर एंट्री आएगी एनसीआई वालों को एक्चुअल में शेयर मिलेंगे तब एनसीआई टू शेयर कैपिटल करके. वैसा मतलब अभी मतलब या तो सिंपल है, रिप्लेसमेंट में 2 एसबीपी रिजर्व आएगा, नॉन रिप्लेसमेंट तो एनसीआई आ जाएगा वर्ड. एक्चुअली वैसे समझना बहुत थोड़ा ये है, बट अगर क्लियर होता है तो नॉन रिप्लेसमेंट, बिकॉज नॉन रिप्लेसमेंट में हम हमारे कंपनी के शेयर ना देते हुए सामने वाले कंपनी के शेयर ही देंगे. हम जिस कंपनी को खरीद रहे हैं, हमने उनके एम्प्लॉयज को बोला आपको उसी कंपनी के शेयर मिलेंगे, तो जिस कंपनी में हमारा होल्डिंग है अगर थोड़े शेयर उनको जाते हैं उस कंपनी के, तो हमारा एनसीआई बन जाता है. वो होता ही क्लियर? हाँ, या तो एक चीज हम याद रख सकते हैं, एसबीपी रिजर्व का क्या हो जाएगा? एनसीआई हो जाएगा. हाँ, तो खाली आप लिख सकते हो कैलकुलेशन, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, पहले कुछ ये सब झंझट था ही नहीं सब. पहले तुम्हारे खाली एएस के अंदर कुछ स्टेप्स हुआ करते थे जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता था अपने को. हाँ, पर उतना दिमाग भी खराब करता है वैसे, बट वो ठीक है, चलो अच्छा है वैसे जो भी है. अभी तक एक आया नहीं है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, वो तो एकदम मस्त है. मतलब तुमको लगेगा कि ऐसा भी होता है करके कुछ ट्रांजैक्शन. समझाऊंगा वो क्या है, नाम से ही वो है उसका. उसी में लिख देते, उसी में लिख देते. वो मतलब मेन हेडिंग था ईसॉप करके ना, तो एक रिप्लेसमेंट और एक नॉन रिप्लेसमेंट. मैं थोड़ा गाही गाही में कैसे भी लिखते हो, आप इंग्लिश का वर्डिंग कैसा भी बना सकते हो. अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट एंड नॉन रिप्लेसमेंट इज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द वन चेंज, वैसा वगैरह कुछ भी लिखो, खाली दिमाग में एक चीज़ फिट बैठना चाहिए.
नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड शैल बी अकाउंटेड सिमिलर टू रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, हाँ, एक्सेप्ट एसबीपी रिजर्व विल बी रिटर्न एज एनसीआई। अगेन आप जैसे लिखना चाहो लिखो, मैंने एकदम ऐसा बस एकदम जितना कम में लिख हो सकता है उतना लिखा है मैंने। तो डिस्टिंग्विश ऐसा लिखना हो तो एक जगह पे रिप्लेसमेंट के नीचे एसबीपी रिजर्व और नॉन रिप्लेसमेंट के नीचे एनसीआई। तो रिप्लेसमेंट इसलिए रिजर्व होगा, ऐसा याद रख सकते हो एसबी का, और नॉन रिप्लेसमेंट है तो एन से मतलब एनसीआई होगा जो भी है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको नॉन रिप्लेसमेंट दिखता है तो एंट्री करनी है कि नहीं करनी, करनी है, हाँ बस, हाँ एनसीआई वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फिर इसके बाद ये, हाँ इसके बाद सीधा एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका 12 के बाद। फिर थोड़ा चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक लेके 2 मिनट खाली ऐसा बैठ के फिर एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो अपन करेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ? अच्छा कितने टाइम में खत्म होगा ये सब? हाँ 14 to 15 आवर्स। क्या हो जाएगा? जाए देखते, अभी ये पढ़ते शायद 5:30 पौने 6 ऐसा कुछ, देखते पढ़ते। हाँ देखते नहीं 7 बजे, हाँ नहीं है नहीं। और मंडे से कल उनको खाली एक एफआर का एक डेमो देना है, वो देखते हैं वो। चलो ठीक है सर। हाँ, और तुम्हारा जब एब्सेंट जो भी रहेगा तुम आके बैठ जाना चाहिए, तो सीधा रहेगा 75 डेज का एक साथ जाएगा 1 मार्च से शायद, या फिर जब भी एसएफएम खत्म होगा। तुम्हारे लिए नहीं, इसका जिसका भी अटेम्प्ट डिले, अगर कभी कुछ बाकी रहेगा तो बैठना रहेगा। तो 1 मार्च से, हाँ 2 पता नहीं कितना, हाँ 225 बराबर हो जाता है। तो अभी क्या है, बुक बिक बन जाएगा सारा एक साथ। वही है, वो 4 है और सूरज के कोई 2-3 लोग हैं, देखते हैं दन जितने भी बने वैसा, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होएगा वैसे। और अभी तो तुम्हारे इसमें फिर भी टाइम का इधर उधर था, वो तो सीधा जाएगा बिकॉज प्रिपरेशन हो गया है। चलो क्वेश्चन 12 पे आते हैं। 12 अच्छा साथ में पढ़ते देखते क्या क्या लिखा है करके। P a real estate company acquires Q another construction company which has, तो देखो यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पे Q लिख देता हूँ, और acquires construction company which has an existing equity settled plan। तो ये P किसको खरीद रहा है? Q को खरीद रहा है। ये एक्चुअली आपको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग को सीधा वो हेडिंग लिखना होता है पहले, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, आप बोल दो न्यू प्लान या फिर न्यू अवार्ड, फिर उसके 2 पार्ट वगैरह करने होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। और द अवार्ड्स वेस्ट आफ्टर कितना लिखा है? 5 years ऑफ एम्प्लॉय। मैं बस मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ वेस्टिंग पीरियड, और ये कौन सा वाला है? तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल टू 5 years। अच्छा ठीक है। एट द एक्विजिशन डेट कंपनी क्यूज एम्प्लॉयज हैव रेंडर्ड 2 years ऑफ सर्विस। सो ये कौन सा है? लैप्स्ड 2 years। एंड नन ऑफ द अवार्ड्स आर वेस्टेड एट द एक्विजिशन डेट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर 5 साल का है तो अभी तक वो खत्म नहीं किया उन्होंने, 2 साल ही हुआ है करके, तो नॉट वेस्टेड है। पी लिमिटेड डिड नॉट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। ये नॉट रिप्लेस्ड है, नॉन रिप्लेसमेंट है, मतलब तुम ऐसा नहीं सोचने का कि एंट्री आएगा ही नहीं। हाँ ये दूसरा थॉट है। अच्छा, पी लिमिटेड डिड नॉट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग शेयर बेस्ड पेमेंट बट रिड्यूस द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम 3 to 2 years। अच्छा 3 to 2 मतलब समझते हैं 5 में से 2 साल खत्म हो गए तो 3 साल बचा था, कम कर दिया। इसकी वजह से फेयर वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा बिकॉज जल्दी, हाँ
ये क्या है? तो रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड है। अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। कंपनी पी डिटरमाइंस दैट द मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द अवार्ड एट द एक्विजिशन डेट इज 500। अच्छा, ये किसका है? तो मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द अवार्ड इज 500 बेस्ड ऑन मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड कंडीशन एट द एक्विजिशन डेट। अच्छा, कितना वैल्यू दिया आपको खाली इसके अंदर? एक ही दिया है। अब यहां पे एक ही रहेगा वैसे भी, बिकॉज आपने क्या नहीं किया यहां पे? रिप्लेसमेंट नहीं किया। रिप्लेसमेंट करोगे तो कि पहले, हाँ, जो रिप्लेस 500 को 2 में दो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल है। क्या हुआ? अच्छा, क्या था? तो फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड लिख रहा हूं is 500 divided into 2 parts, जिसमें आपका आएगा यहाँ पे प्री कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो प्री कॉम्बिनेशन में कितना और पोस्ट कॉम्बिनेशन में कितना? तो व्हेन आई से प्री कॉम्बिनेशन इट वुड बी अ 500 इनटू लैप्स्ड पीरियड 2 एंड विच एवर इज हायर में 5, सो दैट कम्स टू ये मैं कर लेता हूँ, नहीं तो ये कितना आएगा? 200। और ये क्या रहेगा मैं आपको बस बता देता हूँ, दिस विल बी NCI बिकॉज ये नॉन रिप्लेस्ड अवार्ड है। चलिए तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ नॉन रिप्लेस्ड अवार्ड। क्वेश्चन में बोला था कि हम रिप्लेस नहीं कर रहे, उनको उनके ही शेयर देंगे, तो आगे जाके शेयर होल्डर बन जाएंगे तो वो NCI क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे पोस्ट कॉम्बिनेशन में रिमेनिंग दैट इज 500 माइनस 200 दैट इज 300। ये कहाँ पे जाएगा आपका? PNL में। ओवर रिमेनिंग 2 years। वाई 2 years? बिकॉज 2 ही साल बचे। डन, इतना लिख के हो गया तो इसको क्लोज करते हैं।